नाम संतोष गिरी है और मैं दिल्ली एनसीआर के मार्केट में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सन 2006 से काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम एम्बिट रियल्टी है। उसके बाद इस कंपनी को हमने एम्बिट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे 2010 में इनकॉर्पोरेट कराया है। और हमारा जो मेन वर्किंग एरिया है वो एंड यूज़र की मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी बुकिंग का है, लैंड कंसोलिडेशन है, लीजिंग है और कमर्शियल है। इसके अलावा हमारी एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन भी करती है, निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी है। और आज हमारे एज ए एम्बिट रियल्टी हम हर क्लाइंट को 5 लाख 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी से लेके 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तक कैटर करते हैं। और अब कोशिश करते हैं कि एक बार क्लाइंट ऑफिस पे आ जाए तो उसकी सारी नीड पूरी हो जाए, जो भी उनके फाइनेंशियल्स या जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट मार्केट में। उसके अलावा हम उनको बेहतर वे में गाइड करते हैं कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। अगर आप एंड यूज़र हैं तो कौन सी जगह आपको प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए जहाँ आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी है और बाकी सारी एम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं। जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं उन कस्टमर के साथ हम बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनका बजट क्या है और वो कैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए आए हुए हैं या एंड यूज़र हैं। अगर क्लाइंट अपना बजट बताता है तो उस तरीके से हम उनके लिए प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करके निकालते हैं कि जहाँ पे उनके लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट हो। अगर एंड यूज़र है, जिस एरिया में उनकी डिमांड होती है वहाँ हम वर्किंग करके उनके लिए बेहतर प्रोडक्ट निकाल के देते हैं जहाँ उनके लिए रहने की सारी सुविधाएँ हों। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कोई मंदा नहीं है। एक्चुअली एज ए इंडियन इन्वेस्टर पहले हर 3 साल में पैसा लोगों ने बूम के समय डबल किया हुआ है। आज भी लोग उसी एक्सपेक्टेशन के साथ काम कर रहे हैं कि हमारा पैसा 3 साल में डबल हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट एवरेज आउट 15 से 18% प्रॉपर्टी रिटर्न दे रही है दिल्ली एनसीआर में पर ईयर के हिसाब से। और दूसरा, जो इन्वेस्टर बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था वो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कम हो गया है, जिस वजह से आज बाज़ार थोड़ा सा स्लो डाउन पे। रेजिडेंशियल लैंड की ज़्यादातर डिमांड होती है। रेजिडेंशियल लोगों का एंड यूज़र है, लोगों के रहने के लिए ख़रीदते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी वही आदमी लेता है जो अपना घर ले चुका होता है और एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है रेंटल रिटर्न के लिए। गवर्नमेंट ने अभी जस्ट इसी फाइनेंशियल ईयर में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लाई है। उससे मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आएगी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसका रीज़न ये है कि आज की डेट तक होता क्या था कि बिल्डर प्रोडक्ट बेचता था और अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करता था। जिस तरीके से IRDA इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट को हेड करता है अथॉरिटी है, उसी सेम तर्ज पे रियल एस्टेट के लिए रेरा बिल आया है। और ये रेरा बिल में क्लॉज है कि कोई भी बिल्डर अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट को बाज़ार में लॉन्च नहीं कर सकता, प्री लॉन्च नहीं कर सकता। सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, बिल्डिंग लेआउट के बाद ही बाज़ार में आएगा। और कारपेट एरिया पे अपने जो भी फ्लैट्स हैं, हाउसिंग एरियाज हैं, उसको सोल्ड आउट करेगा और जो कमिटमेंट देता है उस पर स्टिक रहेगा। अदरवाइज उन पे भी पेनल्टी क्लॉज है। उसके पैरेलल एज ए एसोसिएट, एज ए रियल एस्टेट एडवाइज़र हम क्या करते थे कि बिल्डर के लिए काम करते थे। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि हम उसी प्रोडक्ट को सेल करें जो सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और लीगल हर्डल से बाहर है, क्योंकि उसके अंदर हमारे ऊपर भी पेनल्टी क्लॉज है और बिल्डर के ऊपर भी पेनल्टी क्लॉज है। मेरे ख्याल से इसके आने के बाद रियल एस्टेट में काफ़ी हद तक सुधार आएगा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, सेंटिमेंट बूस्टअप होगा इन्वेस्टर्स का, जो बाज़ार में पैसा लगाते हुए डरते थे। रेरा का जो बिल पास हुआ है उस बिल में तकरीबन बड़े बड़े बिल्डर्स बैठे थे, उनसे सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और कोई भी बिल 100% कंप्लीट नहीं होता। ये एक इनिशिएटिव है, इसके शुरू होने के बाद जो भी चेंजेस होंगे वो धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट होंगे। बट मेरे ख्याल से 70 to 80% सबके हितों का ध्यान रखा गया है एज ए इन्वेस्टर, एज ए चैनल पार्टनर और एज ए बिल्डर। रियल एस्टेट में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है और मेरे ख्याल से इसके डिफरेंसेस अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहे हैं। पहले हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपार्टमेंट सेल करने के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए हमारे पास न्यूज़पेपर का ऑप्शन था और रेफरेंस थे। आज की डेट में नेट यूज़र्स की संख्या इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और जो बात हम प्रिंट मीडिया के थ्रू बहुत कम लोगों तक पहुंचाते थे, आज के डेट में इंटरनेट उसको बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाता है। एज ए ग्लोबल हमारे कॉल्स आ रहे हैं। आज की डेट में दिल्ली में अगर हम रहने के लिहाज से देखें तो सबसे सुरक्षित और सबसे लैंडस्केपिंग, पार्किंग और काफ़ी खुला खुला एरिया है।
और द्वारका में ज़्यादातर हाई एंड अपार्टमेंट्स हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, डीडीए के फ्लैट्स हैं। अगर हम इसका फ्यूचर देखते हैं तो द्वारका के जस्ट पीछे डिप्लोमेटिक इनक्लेव आ रहा है, और गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आ रही है एल जोन की, एल जोन आने के बाद द्वारका से अटैच लगभग हरियाणा बॉर्डर तक बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है जिसके अंदर फ्यूचर की डेवलपमेंट आनी है। इसको हम देखते हैं 10 से 15 साल ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये दूसरा साउथ दिल्ली से भी बेहतर एरिया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी वहाँ गलतियाँ करी हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके सीवरेज वगैरह से लेके, उसको यहाँ पे दूर करेंगे। और द्वारका करंट आज की डेट में भी देखें तो दिल्ली में बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी से अटैच है, मेट्रो है, बस की सर्विस काफ़ी अच्छी है, एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है, गुड़गांव के लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि गुड़गांव पहुँचना बहुत ईजी है। तो द्वारका आई थिंक दिल्ली में इन्वेस्टमेंट और रहने के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। मंदी होने का रीज़न क्या है कि बिल्डर को टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि इन्वेंट्री तो इकट्ठी हुई है, नोएडा में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरीके की है कि लैंड ईजिली अवेलेबल है, अप्रूवल्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, और नोएडा आज की डेट में एंड यूज़र मार्केट है, इन्वेस्टर वहाँ कम हो गए हैं जिसकी वजह से वहाँ इन्वेंट्री पाइल अप हो गई। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में आज भी इन्वेंट्री खाली नहीं है, दिल्ली पूरा फुल है और एंड यूज़र मार्केट है और अच्छा काम कर रही है। गुड़गांव के लिए अगर हम कहते हैं तो गुड़गांव में एक द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया है जिसके ऊपर थोड़ा सा डिले चल रहा है, अदरवाइज सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या जो डीएलएफ का एरिया है वहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी अच्छा है और प्रॉपर्टी लगभग पोजीशन पे भी आ गई है। तो डिमांड काफ़ी है। अगर इंडिया को हम देखें तो बहुत सारे, कम से कम 20 से 25 लाख हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो हमें देख के ये नहीं लगता कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई है। कॉन्फिडेंस क्लाइंट का, इन्वेस्टर का थोड़ा सा लो है, जिस वजह से लोग अभी पैसा नहीं डाल रहे हैं।